अब अगर मैं घर बैठे लिख रहा हूँ तो मैं हूँ लेखक। अच्छी कहानी दो चीज़ों से बनती है। जो एक्टिविटीज हो भी रही होती हैं लाइफ में, वो कुछ ना कुछ सिखा के ही जाती हैं आगे को अच्छा करने के लिए। मेरी उम्र का मैं अकेला ही हुआ करता था जब लोग स्टेज पे कहानियां सुनाते थे, सब 20-20, 25-25 साल के लोग, और मैं एक 40+ इंसान खड़ा हूँ उनके बीच में। कवि बनना चाहते हैं तो बहुत सारी कविताएं पढ़िए। भारत को हमेशा से एक स्टोरी टेलिंग में बहुत रिच माना जाता है। क्रिएटिव दुनिया, यहाँ पे मैंने कभी कोई काम नहीं किया था। मैंने कहानियां लिखना ही 37-38 साल की उम्र में चालू किया है कहानियां लिखना। एक तरीके से देखा जाए तो सच बोलना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। रियल कहानी का मजा वो है कि जब उसमें थोड़ा दिक्कतें थोड़ी बढ़ जाए। मतलब आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हो, आप प्रॉब्लम को बड़ा करते जाते हो। स्क्रिप्ट राइटिंग में किसी कैरेक्टर के मन के अंदर आप नहीं जा सकते। नॉवेल आप कितना भी लंबा लिख दो, 20 पन्ने ज्यादा जाएंगे। फिल्म में अगर 2 मिनट ज्यादा हो गए तो उसके पीछे लाखों रुपए का खर्चा हो जाएगा। अगर आपको रामायण और महाभारत में कोई अच्छी कहानी पिक करनी हो तो कौन सी पिक करेंगे? जब आप कहानी लिख रहे होते हो तो आपको कैरेक्टर के इमोशंस लिखना जरूरी होता है। महाभारत के कैरेक्टर्स मुझे लगता है कई बार के काफी ज्यादा ग्रे हैं कंपेयर्ड टू रामायण के कैरेक्टर्स। स्क्रीन की जो राइटिंग होती है ना, उसमें कोई लैंग्वेज नहीं देख रहा है बैठ के। मेरी कहानी जादू जैसी है कि जब मैं किताब पढ़ रहा होता हूँ, कोई एक मोमेंट आता है जब अपने अंदर एक इमोशनल चेंज नोटिस करते हो। जब दुर्योधन को मारा गया वो एक तरीके से धोखे से ही मारा गया। कविशाला में आप सभी का स्वागत है। राजनीति, किताबों, फिल्मों के बाद हमें लगता है कि जो साहित्य की जितने भी विंग्स हैं, जितने भी पंख होते हैं, उसमें बात होनी चाहिए और संवाद होते रहना चाहिए। इसी प्रयास में हम कविशाला पे अलग अलग लोगों से बात करते रहते हैं। वो चाहे कहानियाँ हो, चाहे किताबें हों, कविताएं हों, साहित्य का कोई भी पंख हो, उस पर हम बात करने का प्रयास करते हैं। जो भी साहित्य से जुड़े लोग हैं या साहित्य को आगे बढ़ाते हैं, उनके साथ उनके क्या अनुभव हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है, वो चाहे फेलियर का अनुभव, चाहे सक्सेस का अनुभव, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। उसी प्रयास में हम अलग अलग लोगों से बात करते हैं। आज हमारे साथ हैं विजय काकवानी सर। बहुत बहुत स्वागत है कविशाला में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकुर बुलाने के लिए। बहुत टाइम से हमारी बात हो रही थी पर फाइनली आज हो ही गया। हाँ, फाइनली हम मिले और मैं शुरुआत भी, क्योंकि कविताओं की बहुत बातें हो गई यहाँ पे, किताबों की बहुत बातें हो गई, फिल्मों की बहुत बातें हो गई, राजनीति की बातें हो गई। आपका जो पसंदीदा टॉपिक है कहानी, एक छोटा सा शब्द है लेकिन उसके इर्द गिर्द कि आपने एक बड़ी दुनिया देखी और बड़ी दुनिया में आप लगे रहते हैं उसको सजाने में। शुरुआत वहीं से करते हैं। आपकी क्या कहानी है? मेरी क्या कहानी है? मेरी कहानी जादू जैसी है एक। मतलब मैं ये इसीलिए कहूँगा क्योंकि जो इंसान एक छोटे से शहर में पैदा हुआ, डिप्लोमा कर रहा था, 21 साल का एक लड़का, उसके बाद पहली नौकरी में पेचकस उठा के फोटोकॉपियर मशीन रिपेयर किया करता था, काले हाथ किया करता था अपने। तो उस इंसान ने कभी सोचा नहीं था कि किसी ज़माने में जाके वो प्रोफेशनली एक अपने आप को एक कहानीकार कहला पाएगा। मतलब सपने में भी नहीं था मेरे। तो वो हो गया तो जादू जैसा ही है ये जो मेरी कहानी है। मैं तो यही मानता हूँ क्योंकि मतलब चीज़ें होती गई। हाँ। और वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जो है वो, मतलब मेरा ये मानना है कि ऊपर वाला एक नक्शेकार जैसा है जो जिसने नक्शे बना रखे हैं हमारे सबकी ज़िंदगियों के। हम उन नक्शे के हिसाब से चलते जाते हैं। फिर कभी कभी कोई पड़ाव आता है जहाँ राइट लेना है, लेफ़्ट लेना है, और हम जैसे जैसे हम डिसीजन लेते हैं उस हिसाब से हमारी लाइफ आगे बढ़ती जाती है। तो मैं उसके नक्शे के हिसाब से चलता गया, दिल की सुन के जहाँ राइट लेना था वहाँ राइट लिया, कभी लेफ़्ट लिया, गलत हो गया, फिर वापस सही रास्ते पे आ गए, तो यहाँ पहुँच गए। तो जादू जैसी है कहानी है। तो जी बिल्कुल। आपकी हम बातें, कहानी कैसे बनती हैं, कैसे गढ़ी जाती हैं, उसके पीछे क्या जद्दोजहद होती है, उस पर आएंगे। लेकिन आपकी कहानियाँ मंचों के द्वारा पहुँचती हैं, आप बहुत लोगों को सिखाते हैं, आपसे बहुत लोग सीखते हैं कैसे कहानी गढ़ें और कैसे लोगों तक पहुँचाएँ। मंचों के जरिए, अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए वो कैसे आगे पहुँचाएँ। लेकिन थोड़ा और अगर डीप में जाएँ, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अभी कहाँ पे हैं? मैं बिलोंग करता हूँ अजमेर से। और मतलब वहीं पे करीबन मेरी ज़िंदगी के 20 साल निकले। स्कूल वहीं किया, पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा वहीं से किया। फिर उसके बाद पहली नौकरी, जैसे मैंने बताया, मैं फ़ोटोकॉपियर रिपेयर किया करता था, तो करीबन 3-4 साल तक वो किया। फिर उसके बाद पहली नौकरी में नौकरी से लात लग गई,
क्योंकि कंपनी में कुछ रिस्ट्रक्चरिंग हो रही थी। मतलब मैं बुरा एम्प्लॉय नहीं था, पर कंपनी में रिस्ट्रक्चरिंग चल रही थी, तो पहली नौकरी में वो अनुभव हो गया। तो 6 महीने घर पे बैठे, फिर खूब सपने देखे कि न्यूजीलैंड जाऊंगा पढ़ाई करने, कनाडा जाऊंगा पढ़ाई करने। फिर फाइनली अक्कल आ गई कि नहीं, तो यहीं पर है, नौकरी ढूंढ वापस से। फिर टेलीकॉम में घुस गया। वहाँ पे टेलीकॉम में मैं दिन के 100-150 कॉल लिया करता था। नमस्कार, मैं विजय बोल रहा हूँ, आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, रात नाइट शिफ्ट में 2-2 बजे। तो वो किया। टेलीकॉम में करीबन 14 साल रहा। कॉल सेंटर एजेंट से स्टार्ट किया, पर धीरे धीरे लगे रहते हुए फाइनली 14 सालों में मैं एक स्टेट का कस्टमर सर्विस हेड बना। सारे वोडाफोन, रिलायंस, काफ़ी जगहों पे काम किया, और फाइनली टेलीकॉम से एग्जिट हुआ। फिर एक गूगली आई लाइफ में। सडनली एक मीडिया कंपनी थी प्राइम फोकस, वहाँ से आया कि वी आर लुकिंग फॉर अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एनिमेशन डिवीजन, मतलब क्रिएटिव दुनिया। यहाँ पे मैंने कभी कोई काम नहीं किया था। मैंने कहानियाँ लिखना ही 37-38 साल की उम्र में चालू किया है कहानियाँ लिखना। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से कहानियाँ लिखता था। तो उस दुनिया में घुसा। वहाँ पे मेरा काम क्रिएटिव नहीं था, पर वहाँ पे जॉब किया करीबन 7 साल। पर उसी दौरान कहीं मुझे ये कहानियों के कीड़े ने काट लिया। तो मेरे पापा की कपड़े की दुकान थी, किस्मत चल पड़ी तो मैं इस तरफ हूँ, नहीं तो शायद अजमेर में एक कपड़े की दुकान में यूं करके थान नाप रहा होता और लोगों को बेच रहा होता। तो ये रही मेरी जर्नी। फिर उस मीडिया कंपनी में ज्वाइन किया, और वहीं पे कहानियों के कीड़े ने काटा। लिखना शुरू किया, दुनिया के सामने जाना शुरू किया। चैलेंजेस के बारे में बाद में बात करेंगे। बड़ा डिफिकल्ट फेज था, क्योंकि मेरी उम्र का मैं अकेला ही हुआ करता था। जब लोग स्टेज पे कहानियाँ सुनाते थे, सब 20-20, 25-25 साल के लोग, और मैं एक 40+ इंसान खड़ा हूँ उनके बीच में। तो वो फेस किया, पर लोग अच्छे थे। मतलब काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया कि, और धीरे धीरे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, वहाँ जीतने लगा। पता पड़ा कि मेरे को इन चीज़ों से प्यार है। फिर कोविड आया, तो तब काफ़ी चीज़ें सोचने को मिली लाइफ में। अब फाइनली पिछले 3-4 साल से मैं फुल टाइम कर रहा हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ, कहानियाँ लिखना सिखाता हूँ। आगे बढ़ने से पहले, चूँकि एक सबका ना पहला कनेक्ट होता है कि अगर कविताओं से मेरे कनेक्ट की बात करें तो उसके कुछ कारण है कि जो कविता वही शब्द है, या फिर किसी का राजनीति में जाना होता है तो राजनीति शब्द से, या राजनीति की जो चीज़ें होती हैं, जो पहला कनेक्शन है वो कैसे होता है, या फिल्मों से किसी को फिल्मों में जाना है तो जो पहला कनेक्ट है फिल्मों की, कब सुनी, क्यों जाना है, वो कारण क्या निकल के आया, है ना। तो आपका कहानियों का जो कीड़ा है, ठीक है, प्राइम फोकस में थे, वहाँ पे तो और भी बहुत सारे काम होते हैं। आपको कहानी का कीड़ा कैसे लगा, और मतलब वो कैसे आपका वो कनेक्ट क्या था कि कहानियों से लगा कहानियों में आगे मुझे फोकस करना है? ये जितना मैं सोच पाता हूँ, कहानियों का कीड़ा मुझे सीखने का कीड़ा शुरू से था। मतलब ये एक चीज़ मेरे साथ हमेशा रही कि कोई चीज़ मुझे अगर अपनी तरफ आकर्षित करती है, मतलब क्यूरियोसिटी अगर पैदा होती है, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में कोशिश करता हूँ जानने की। तो मैंने कहानियाँ पढ़ना शुरू किया था करीबन आई थिंक 31-32 साल की उम्र में पढ़ना शुरू किया था। पढ़ता भी नहीं था उससे पहले तो मैं कहानियाँ, मतलब लिखना तो बहुत दूर की बात है, पढ़ता भी नहीं था। तो धीरे धीरे अच्छा लगने लगा मुझे पढ़ना। फिर ये मुझे याद है करीबन आज से 8-9 साल पहले एक वीकेंड था। मैं बॉम्बे में रहा करता था तब। एक वर्कशॉप का ऐड देखा कि स्टोरी राइटिंग वर्कशॉप। एक ऑथर हैं, मैं अब तो मेरे दोस्त हो गए हैं वो काफ़ी अच्छे, उन्होंने कुछ 20-25 नॉवेल्स लिखे हैं, मैसूर में रहते हैं। उनका एक वर्कशॉप था, छुट्टी थी, सैटरडे संडे, देखते हैं। पोइट्री लिखा करता था, कहानियाँ कभी लिखी नहीं थी, देखते हैं क्या होता है। मतलब कुछ नहीं पता कहानियों के बारे में, अच्छा रहेगा, 2 दिन अच्छे जाएंगे, चल जाके देख के आते हैं। तो वर्कशॉप अटेंड किया। तो वो वर्कशॉप था जहाँ से मेरा ये जर्नी शुरू हुआ, क्योंकि जब वो वर्कशॉप अटेंड किया तो थोड़ा इंटरेस्ट जागा कि हाँ अच्छा ये तरीका होता है कहानियाँ लिखने का। फिर धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। स्टार्टिंग पॉइंट पर वो था वो वर्कशॉप। अच्छा, क्या लगता है आपको, अगर आप आज के दिन देखते हैं, मान लीजिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपका वो अनुभव है, वो उस एक्सपीरियंस के साथ आप आगे आते हैं कि आपको 37 साल के पहले तक कहानियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आजकल भी ऐसे बहुत लोग, कविशाला में तो बहुत लोग ऐसी क्वेरी जाते हैं कि हमें लेखक बनना है। ये टर्म है, केवल उनको इतना पता लेखक बनना है। उन्होंने ना आज तक पोइट्री लिखी है, ना आज तक कहानियाँ लिखी हैं, ना आज तक किताबें लिखी हैं, साहित्य से कोई नाता नहीं, बट उनको लेखक बनना है। मान लीजिए कोई 80 साल का आदमी है या 60 साल का आदमी है, आज के दिन अगर उसको लेखक बनना है, क्या प्रक्रिया होगी आपके अनुभव के हिसाब से? लेखक
तो है ना, अगर वो लिख रहा है तो बनना क्या है फिर? तो मैं एक वजह है जिसकी वजह से बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हमें लेखक बनना है, अब अगर मैं घर बैठे लिख रहा हूँ तो मैं हूँ लेखक। तो इस सबसे पहले तो इस सवाल को थोड़ा कुरेदने की जरूरत है कि लेखक बनना है से मतलब क्या है? लिखना है या फेमस लेखक बनना है या लिखाई करके पैसा कमाना है? ये सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि टेक्निकली अगर देखा जाए, कोई भी किसी भी उम्र पे कहता है मुझे लेखक बनना है, हाँ तो लिख लो। पर अमूमन लोगों का ये मतलब होता है लेखक बनना है कि मुझे करियर एज ए लेखक बनना है। तो सबसे पहला तो ये होगा कि क्या आप अब तक लिख रहे थे रेगुलरली? और अगर आप नहीं लिख रहे थे तो सबसे पहले तो ये है कि आप लिखना शुरू करेंगे। जैसे मेरे जितने वर्कशॉप्स होते हैं कहानियों के, उसमें मेरी वर्कशॉप की शुरुआत ही इससे होती है कि एक कहानीकार कैसे बना जाए। उसके मेरी जो लाइफ के एक्सपीरियंस है, मैंने सिर्फ 3 स्टेप्स फॉलो किए हैं, सिर्फ 3, जो कि बहुत सिंपल हैं। पर लाइफ के साथ प्रॉब्लम वही है ना कि हमारी सिंपल चीज़ें ही हम मुश्किल बना देते हैं। तो वो सिंपल 3 स्टेप्स ये हैं कि बहुत सारी कहानियाँ पढ़िए, या अगर आप कवि बनना चाहते हैं तो बहुत सारी कविताएं पढ़िए, बहुत सारी कहानियां लिखिए। अच्छी बुरी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, लिखिए। सिमिलरली अगर आप कवि बनना चाहते हैं तो बहुत सारी कविताएं लिखिए। और मेरा मानना है कि अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना, नॉलेज को इम्प्रूव करते रहना, वर्कशॉप्स अटेंड करना कि कहानियां लिखी कैसे जाती हैं। जैसे आज की डेट में भी मैं जबकि ये वर्कशॉप्स कंडक्ट करता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ, पर मैं खुद पिछले 2-3 साल में कम से कम 15 वर्कशॉप अटेंड कर चुका हूँ क्रिएटिविटी से रिलेटेड, कहानियां लिखने से रिलेटेड। मैं किताबों को तो काउंट ही नहीं कर रहा हूँ जो मैं पढ़ रहा हूँ कि कहानियां कैसे लिखी जाएं या उसके पीछे की थॉट प्रोसेस क्या होती है, मैं उनको तो काउंट, मैं प्योर वर्कशॉप्स की बात कर रहा हूँ। तो वो सीखते रहना बहुत जरूरी है। तो ये 3 स्टेप ही फॉलो किए हैं मैंने, पर वही है कि वो रेगुलरली फॉलो किए हैं कि खूब सारी कहानियां पढ़ी, खूब सारा लिखा, अच्छा बुरा सब। मतलब जितनी कहानियां मेरी दुनिया में बाहर हैं उससे करीबन 10 गुना कहानियां मेरे लैपटॉप में बंद हैं, जो घटिया हैं, जो अभी तक दुनिया के सामने आई नहीं, पर आएंगी नहीं आएंगी मुझे नहीं पता। लिख के रखी हुई हैं, लिखता रहा हूं रेगुलरली। और तीसरा वर्कशॉप बहुत अटेंड किया, तो उससे बहुत नॉलेज मिलता है कि यार मुझे दिक्कत हो रही है। तो कोई वर्कशॉप मैं बता नहीं सकता, एक वर्कशॉप था जो मैं सिर्फ वो ही सेम वर्कशॉप मैं पहले अटेंड कर चुका था, और 2-3 महीने बाद वो जो कोच थे, तब मैंने ऑनलाइन अटेंड किया था, वो कोच दिल्ली में लाइव कंडक्ट कर रहे थे। मैंने वही डिट्टो वर्कशॉप फिर से अटेंड किया, फुल डे वर्कशॉप था, 2000 रुपए की उसकी फीस थी। तो मैं हूँ सिंधी, तो बचपन से वो हमारे फैमिली हो रहा है कि यार इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, पैसे क्यों बर्बाद कर रहा है। पर कहीं ना कहीं पिछले कई सालों में मैंने सीखा है कि कोई पैसा वेस्ट नहीं जाता है अगर आप उसे सीखने पे लगा रहे हो। तो मैंने वो डिट्टो सेम वर्कशॉप 2000 रुपए की फीस देके अटेंड किया। मतलब ऐसा था कि मैं फर्स्ट लाइन में बैठा हुआ हूँ और जो कोच हैं उन्होंने देखते ही मुझे पूछा कि तू क्यों अटेंड कर रहा है, ये तेरे तो अटेंड किया हुआ है, डिट्टो सेम वर्कशॉप है। मैं कहा नहीं, बहुत दिनों से कुछ लिखने में मज़ा नहीं आ रहा था, तो वर्कशॉप अटेंड कर लिया। और वो वर्कशॉप था भी पूरा का पूरा वैसा जो मैंने पहले अटेंड किया था। पर उस दिन कहीं कहीं बातों में उन्होंने एक लाइन ऐसी कह दी, वो एक लाइन ने मेरे अब तक के जितने प्रॉब्लम्स थे उसमें से 50% सॉल्व कर दिए। मुझे दिक्कत होती थी कि मैं हर रोज लिख नहीं पाता था और अपने आप को कोसता रहता था कि यार तू राइटर है, तू कहता है बहुत लिखना चाहिए, हर रोज लिखना चाहिए, पर तू खुद तो लिखता नहीं है। उस दिन उन्होंने एक पॉइंट कही थी कि मैं कई बार जब मैं नहीं लिख पा रहा होता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में जो ख्याल चल रहे होते हैं मैं वो लिखने लग जाता हूँ। यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आज क्या लिखूं, बड़ा बकवास दिन जा रहा है, कहानी समझ में नहीं आ रही है, मेरी ये कैरेक्टर पता नहीं क्या कर रही है, बोले मैं सब लिखना चालू कर देता हूं। तो कहीं ना कहीं वो लिखते लिखते ये जो हमारा क्रिटिकल दिमाग है ये शांत हो जाता है, क्रिएटिविटी आने लगती है। दूसरा, दिन के एंड में मैं अपने आप को पीठ थपथपा देता हूं कि देख लिख तो लिया ना तूने, आज क्या लिखा, अच्छा लिखा बुरा लिखा इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तो लिखा ना। तो मतलब वो एक चीज, वो एक सेंटेंस मेरे लिए 2000 क्या, मैं उसके लिए 10,000 देने को भी खुश था। तो वो सीखते हुआ वर्कशॉप अटेंड करते रहते हो, लोगों से इंटरेक्ट करते रहते हो,
तो ऐसी कई चीज़ें आपको सडनली सीखने को मिलती हैं। सीखने के ऊपर कोई पैसा वेस्ट नहीं जाता। तो मेरी वो जो दिक्कत थी कि मैं सोचता था, जिस दिन मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, मैं उस दिन सोचता था बैठ के, यार क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं, और कुछ लिख नहीं पाता था। दिन के एंड में अपने आप को कोसता था, तूने कुछ लिखा ही नहीं आज। अब मैंने तरीका चेंज कर दिया। अब मेरे दिमाग में जो चल रहा है, चाहे अपने आप को गालियां भी दे रहा हूं, मैं उसमें लिख रहा हूं कि यार तू कैसा इंसान है, तू तो कहानीकार बोलता रहता है, अपने आप को देख, तेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं सब लिख रहा हूं। और धीरे 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 वो जब मन की भड़ास निकल जाएगी तो धीरे धीरे कहानी में अपने आप कहानी आगे बढ़ने लगती थी। और एंड ऑफ द डे मैं अपनी पीठ भी थपथपा देता था कि देख तूने आज का दिन का काम कर लिया, तूने लिख लिया। तो वो जो गिल्ट थी मेरी, वो एक सेंटेंस की वजह से सॉल्व हो गई। अब जस्ट समझिए कि पूरी लाइफ लॉन्ग की आपकी एक मेजर दिमाग में जो खटका था वो सॉल्व हो गया। 2000 रुपये कुछ कीमत नहीं है यार उसके लिए। और उस पूरे दिन के वर्कशॉप में बस एक लाइन सीखी मैंने, जबकि पूरा वर्कशॉप डिट्टो सेम था। तो मतलब सीखने के बारे में तो मैं कह ही नहीं सकता मैं कितनी ज़्यादा उसको वैल्यू करता हूँ कि सीखते रहना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि मतलब हर स्टेप में हम कुछ भी कर रहे हैं रोजाना की लाइफ में, कोई भी छोटा इंसिडेंट, अच्छी एक्टिविटी, बुरी एक्टिविटी कुछ ना कुछ सिखा के ही जाती है। लोग बोलते हैं ना कि हर चीज़ वो अच्छे के लिए होती है। जो एक्टिविटीज़ हो भी रही होती हैं लाइफ में, वो कुछ ना कुछ सिखा के ही जाती हैं आगे को अच्छा करने के लिए। अच्छा, एक आपने कहानियों का, स्टोरीज का एक अच्छा लिखने में भी अच्छा एक अनुभव है आपका। अच्छी कहानी क्या होती है आपके हिसाब से, अगर डिफाइन करना हो आपको? अच्छी कहानी मेरे हिसाब से, मैं मेरे हिसाब से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर किसी का अपना अपना व्यू है। कहानी एक आर्ट फॉर्म है और हर किसी का हक है उसके बारे में अपना व्यू रखने का। मेरा व्यू है कि अच्छी कहानी दो चीज़ों से बनती है। एक है क्या होने वाला है, और दूसरा है अरे ये क्या हो गया। तो ये दो चीज़ें अगर आपकी कहानी में हैं तो वो कहानी अच्छी है। जहाँ पे आपका रीडर जब वो कहानी पढ़ रहा है तो कंटिन्यूसली इसके दिमाग में ये चल रहा है कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, और फिर कुछ होता है, अरे ये क्या हो गया। तो एक कहानी जो किसी ऑडियंस को बांधे रखती है, उसमें ये दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे एक तो हर लेवल पे क्यूरियोसिटी बनी रहे ऑडियंस की कि अब क्या होने वाला है, और एक ऐसी कि जब वो क्यूरियोसिटी सॉल्व हो तो इस तरीके से सॉल्व हो कि जो उस ऑडियंस ने एक्सपेक्ट नहीं किया। तो बस ये दो चीज़ें अगर आपकी कहानी में हैं तो आप पन्ने पलटते रहोगे, आपको मज़ा आता रहेगा। कि ऑडियंस, सच बताऊं तो जो एक रीडर है या जो लिसनर है, वो आसानी से नहीं चाहता है किसी चीज़ को, वो चाहता है कि आप मुझे तड़पाओ। हम इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम जानना चाहते हैं। हम पूरे महीना भर एक नॉवल पढ़ते हैं ये जानने के लिए आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। तो वो तो इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें कोई तरसाता रहे कि यार देख अब ये होने वाला है, पर फिर बताता नहीं है कि क्या होने वाला है। कुछ होने वाला है, हाँ कुछ होने वाला है, पर बताता नहीं क्या होने वाला है। तो आप आगे बढ़ते हो। फिर वो बताता है कि अच्छा ये हो गया, पर साथ में एक और सवाल जोड़ देता है कि देख अब आगे कुछ और होने वाला है। आप उस सवाल का आंसर ढूंढने के लिए और पलटते हो। तो पूरी कहानी यही चलता रहता है। तो मेरे हिसाब से ये दो चीज़ हैं कि क्या होने वाला है और अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। भारत को हमेशा से एक स्टोरी टेलिंग में बहुत रिच माना जाता है कि हमें बिल्कुल एंशिएंट इंडिया से हमेशा इतनी कहानियाँ, हमारे पास इतनी कहानियाँ कि दुनिया में किसी दूसरे देश में के पास कहानियाँ नहीं है। आपके लिए अभी तक आपने जितनी कहानियाँ पढ़ी, पुरानी कहानी भी हो सकती है, रामायण महाभारत भी हो सकती है, दो चीज़ें हैं। अगर आपको रामायण और महाभारत में कोई अच्छी कहानी पिक करनी हो तो कौन सी पिक करेंगे? आपको अभी तक सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगी आपके हिसाब से? सबसे पहले तो हम रामायण महाभारत का सवाल है तो बिल्कुल मुझे महाभारत बहुत पसंद है, क्योंकि महाभारत के कैरेक्टर्स मुझे लगता है कई बार कि काफ़ी ज़्यादा ग्रे हैं कंपेयर्ड टू रामायण के कैरेक्टर्स। मतलब रामायण एक बहुत अच्छी कहानी है, उसमें भी ग्रे कैरेक्टर्स हैं, पर महाभारत, मतलब हम आज की डेट में गेम ऑफ थ्रोन्स ये वो की बात करते थे, महाभारत वॉज द ट्रू गेम ऑफ थ्रोन्स, जहाँ पे इतने सारे राज्य हैं, सबके बीच में लड़ाई चल रही है। युधिष्ठिर क्या कहा जाता है युधिष्ठिर को? धर्मराज कहा जाता है, पर वो जुए में अपनी बीवी को हार देता है। वहां पे एक अर्जुन है जो
एक दूसरी आइडेंटिटी लेके छुपा हुआ है कई सालों तक, ब्रहनला करके जो कैरेक्टर है। तो मतलब वहां पे इतने ग्रे कैरेक्टर्स हैं कि वो चीज मुझे महाभारत के बारे में बहुत अट्रैक्ट करती है कि वहां पे ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर्स से ज्यादा ग्रे कैरेक्टर। और मेरे लिए ये चीज भी कहानी के अंदर जरूरी है, जो कहानियां मुझे पसंद आती हैं, वो ये कि कहानियों के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इंसान होते हैं। और मेरे हिसाब से इंसान कभी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। मेरे अंदर एक काला इंसान है, मेरे अंदर एक धुला हुआ स्वच्छ इंसान भी है, और हम सबके अंदर एक स्वच्छ इंसान है, हम सबके अंदर एक काला इंसान है। तो वो चीज़ मुझे महाभारत के बारे में बहुत अट्रैक्ट करती है कि वहाँ पे ग्रे कैरेक्टर्स काफ़ी हैं। कि जब लड़ाई हो रही है, जैसे एक तरीके से देखा जाए तो सच बोलना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, पर जब दुर्योधन को मारा गया वो एक तरीके से धोखे से ही मारा गया था। तो वो चीज़ मुझे महाभारत के बारे में बहुत अट्रैक्ट करती है कि कोई वाइट और ब्लैक नहीं है, सबका एक शेड है। तो वो चीज़ मुझे, और प्लस जो उसका स्प्रेड है, इतने सारे कैरेक्टर्स, इतने सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, तो वही है। मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि गेम ऑफ थ्रोन्स कुछ नहीं है महाभारत के सामने। मुझे महाभारत तो बड़ी पसंद है। और उसके अलावा मैं नॉवेल्स बहुत पढ़ता हूँ। नॉवेल्स में मुझे खालिद हुसैनी की एक कहानी है 1000 स्प्लेंडेड सन्स, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। वो एक लड़की की कहानी है, मतलब रोना आ जाता है वो कहानी पढ़ते पढ़ते, इतनी डीप में उसकी पूरी ज़िंदगी की कहानी है। मतलब लाइफ ने उसके साथ बहुत कुछ बुरा किया और उसके अंदर की अच्छाई मरी नहीं। उस मतलब मोटा मोटा एक सेंटेंस में ये कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है वो मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप कहानियाँ गढ़ते भी हैं और बहुत अच्छी कहानियाँ गढ़ते हैं आप। कहानी गढ़ने के थॉट प्रोसेस में जाने से पहले क्विकली अगर आप टेक्निक्स बता पाएँ या प्रोसेस बता पाएँ कैरेक्टर्स बिल्ड करने का प्लस स्टोरी बिल्ड करने का। तो इसके इसके काफ़ी सारे प्रोसेस हैं वैसे, क्योंकि कहानियाँ लिखने में सबका अपना अपना एक अलग तरीका होता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि मेरे लिए एक छोटी कहानियाँ होती हैं जो जैसे मैं स्टेज पे परफॉर्म करता हूँ वो वाली, और एक वो जो ऑडियंस पढ़ती है किताब के रूप में या शॉर्ट स्टोरी के रूप में। तो इन दोनों का प्रोसेस मेरा एटलीस्ट अलग है। जैसे जो स्टेज की कहानियाँ हैं वहाँ एक तो कहानी बहुत छोटी होती है, दूसरी आपको वो सुनानी है। तो जब आप सुना रहे हो तो वो ज़्यादा ऑडियंस उसकी तरफ तब अट्रैक्ट होती है जब आप बीती की तरह सुनाओ। आज वो आप बीती है या नहीं है वो अलग बात है, पर ये मेरे साथ हुआ, हो सकता है वो मन से गढ़ी हुई कहानी हो, पर उसमें अगर आप एक कैरेक्टर हो और आप एक नरेटर हो तो उसका इम्पैक्ट एक अलग लेवल का जाता है, चाहे कहानी इमेजिनरी हो। तो वो कहानियां लिखते टाइम मैं, जैसे मान लीजिए मुझे दोस्ती के ऊपर कहानी लिखनी है, अभी का एक किस्सा है, फ्रेंडशिप डे पे कोई कहानी लिखनी थी, तो मैं अपनी ज़िंदगी के पुराने किस्से देखूंगा, तो दोस्ती से रिलेटेड मैं लिखना चालू करूंगा। ये दोस्त था, ये बड़ा अच्छी दोस्ती थी, ये बड़ा अच्छा टाइम रहा, अरे ये मस्त रहा, ये इंसिडेंट बहुत अच्छा था, धोबी लिस्ट एक लिख डालूंगा। उसके बाद उस धोबी लिस्ट के साथ थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा कि यार इसमें ये कहानी बन सकती है, इसमें ये कहानी बन सकती है, इसमें ये कहानी बन सकती है, इसमें ये हो जाए तो उन पूरे थॉट में से मुझे एक थॉट थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा कि हाँ, फिर उसको थोड़ा सा उसके बाद और टाइम बिताऊंगा, उसमें फिर टेक्निक्स अप्लाई करूंगा कि स्टोरी टेलिंग में एक टेक्निक होती है जो कि हर कहानी, अच्छी कहानी में देखने को मिलती है, वो होती है कॉन्फ्लिक्ट बिल्डिंग। उसी की वो कॉन्फ्लिक्ट बिल्डिंग की वजह से ही ऑडियंस पढ़ती रहती है कि अब आगे क्या होगा। मतलब आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हो, आप प्रॉब्लम को बड़ा करते जाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये सामने रखा हुआ ग्लास उठाना है, मैं उठा और उठते ही ये माइक गिर गया, और मैं माइक को संभालने गया तो मेरा फोन गिर गया, मैं फोन को संभालने गया तो मेरी चेयर गिर गई, मेरा पैर स्लिप हो गया, मैं गिर गया, मेरी टांग टूट गई। ये है कहानी। मैं उठा के ग्लास उठा लिया, इसमें क्या कहानी है? तो रियल कहानी का मजा वो है कि जब उसमें थोड़ा दिक्कतें थोड़ी बढ़ जाएं। तो अब ये एक थॉट उठाऊंगा, फिर उसमें यार ये दोस्त के साथ ये इंसिडेंट बड़ा अच्छा था, तो फिर उसमें थोड़ी दिक्कतें ऐड करूंगा कि वो आसानी से नहीं होना चाहिए कि इन दोनों दोस्तों के बीच में कुछ झगड़ा हो गया, फिर उसका झगड़ा सुलटाने की कोशिश करते और उलझ गया। तो ये तो हो गई स्टेज की कहानियाँ इन अ वेरी शॉर्ट वे। ये
लंबी जो पढ़ने वाली कहानियाँ होती हैं उसमें चाहे आप नरेटर नहीं भी हो, कैरेक्टर्स हैं, वो वैसा है कि वो किसी जो टूरिस्ट गाइड होते हैं ना, टूरिस्ट गाइड के साथ किसी अनजान ट्रैक पे जाने जैसा है। तो कैरेक्टर टूरिस्ट गाइड है। जैसे वो कहानियाँ लिखने का मैं जो प्रोसेस अडॉप्ट करता हूँ बताता हूँ। प्रॉम्प्ट्स होते हैं कई, एक सेंटेंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे केक खाना बहुत पसंद है, पर सिर्फ तब जब वो केक मैंने अपने फेवरेट चाकू से काटा हो, और तब जब उस चाकू पे ताज़ा खून लगा हो। मुझे नहीं पता ये क्या कहानी है, मैं ऐसा कोई एक सेंटेंस उठाऊंगा जो मेरे को, अब मुझे जानना है कि क्या कहानी है। मुझे कहानी नहीं पता है, मेरे पास बस एक सेंटेंस है, तो अब मैं कहानी जानने के लिए कहानी लिखता हूं। कहानी पता होती है इसलिए नहीं लिखता हूं, मैं खुद कहानी जानने के लिए कहानी लिखता हूं। मेरे पास एक कैरेक्टर है जिसको वो चाकू से काटने में तभी मजा आता है जब उस चाकू पे खून लगा हो। अब क्या वो कैरेक्टर खूनी है, क्या उस कैरेक्टर को खून का टेस्ट पसंद है, वो क्या है उसकी कहानी। अब वो एक कैरेक्टर के साथ मैं वो सेंटेंस के साथ टाइपिंग करना चालू कर दूंगा कि फिर उसका दे हुआ, उसका दे हुआ, उसका दे हुआ, और ये मुझे नहीं पता है कि मैं अगला सेंटेंस क्या लिखने वाला हूँ। मैं बस लिखता जाऊंगा, लिखता जाऊंगा, लिखता जाऊंगा। तो एक तरीके से वो कैरेक्टर मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले जा रहा है अपने साथ एक ट्रैक पे। मुझे नहीं पता है वो कहाँ ले जा रहा है, मैं बस लिखता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ। अब वो ट्रैक पूरा हो गया, कहीं डेस्टिनेशन पे जाके पहुंच गया। वो जर्नी बहुत बोरिंग सी होगी, क्योंकि बीच में हमने कहीं पे पानी भी पिया होगा, कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी हुई होंगी। फिर अब ये पूरा, जब एक पूरा बड़ा कहानी रेडी हो गया, अब इसमें टेक्निक के हिसाब से काट छाट होती है कि यार ये इंटरेस्टिंग पोर्शन नहीं है, इसको हटा देते हैं, ये इंटरेस्टिंग पोर्शन नहीं है, इसको हटा देते हैं, इसके बाद ये हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। तो पर जो पहला ड्राफ्ट होता है कहानी लिखने का, वो एक अनजान ट्रैक पे जाने के जैसा है, किसी टूरिस्ट गाइड के साथ। और टूरिस्ट गाइड आपका कैरेक्टर है, और ये सच में ऐसा है। मतलब मैं आज की डेट में जो कहानी लिख रहा हूँ, मैं आज का सीन, जैसे मैं हर रोज़ सुबह लिखता हूँ, मैं आज का सीन लिख के आया हूँ, कल कहानी कहाँ से कहाँ पहुँचेगी मुझे आज नहीं पता है। मैं जब कल लिखने बैठूंगा, उस सीन को आगे बढ़ाऊंगा, वो कहीं का कहीं चला जाएगा। तो मतलब एक से ये समझ लीजिए मैंने ट्रैक का एक और पड़ाव पास कर लिया, फिर और पढ़ा, फिर और पढ़ा, ऐसे लिखते 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 अब ये पूरा 60-70 हज़ार वर्ड्स का एक पोथा रेडी हो जाएगा। उसमें फिर कांटा छाटी चालू होगी के। तो ये 2 टेक्निक्स मैं अडॉप्ट करता हूँ राइटिंग के लिए। आपका दूसरा सवाल मैं भूल गया। नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल था कि उसका आपका जो थॉट प्रोसेस या फिर क्या माइंड सेटअप क्या रहता है, उसमें आगे अपन बात करेंगे। पहले आपने 2 चीज़ें लगभग, कि स्टोरी टेलिंग ऑन स्टेज कैसे होती है और स्टोरी टेलिंग ऑन बुक्स कैसे होती है, वो कवर हो गया। तीसरा, चूँकि हम कविशाला पे बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कविताएं लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, और हर राइटर या हर लेखक का एक लक्ष्य होता है कि उसको ना एक किसी फिल्म के लिए कहानी लिखनी है ना। अगर आप साझा कर पाएँ, चूँकि आप बहुत सारे आप फिल्म के जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं उनसे जुड़े रहे हैं और बहुत आपने शायद कई सारी फिल्मों में काम भी किया है ना। वो एज अ फिल्मों में काम, मतलब एज अ राइटर नहीं किया था, बट जब मैं प्राइम फोकस में था तो हाँ, मैं बैक एंड में इन्वॉल्व था उन फिल्मों में। तो अगर आपने जितना भी इन्वायरमेंट देखा है, वहाँ पे स्क्रिप्टिंग का जो राइटिंग होता है उसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं? क्या वो सिमिलर टू बुक्स होता है, जैसे किताब की कहानी लिखते हैं, या फिर काइंड ऑफ जो स्टेज पे परफॉर्म की जाती है उससे कुछ मिलता जुलता होता है, या अलग होता है कुछ? स्क्रिप्ट राइटिंग काफ़ी अलग है। प्रोसेस सिमिलर हो सकता है, जैसे मैंने जो अभी बताया कि जो लंबी, पहली चीज़ तो स्क्रिप्ट राइटिंग में नॉर्मली वो फर्स्ट पर्सन कहानियाँ नहीं होती है, क्योंकि आप स्टेज पे नहीं सुना रहे हो, तो स्टेज पे सुनाने वाली प्रोसेस तो है नहीं। तो आप लिखोगे, जैसे मैंने बाकी बताया कि आप एक कैरेक्टर की लाइफ को प्लॉट करोगे, एक ट्रैक पे चले जाओगे कैरेक्टर के साथ, पर वो है नॉवल या शॉर्ट स्टोरी लिखने का तरीका। स्क्रिप्ट राइटिंग उससे काफ़ी अलग है। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट राइटिंग में किसी कैरेक्टर के मन के अंदर आप नहीं झांक सकते। बुक में आप झांक सकते हो, वो बैठी वहां ये सोच रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि मैं आज इसे मार डालूंगा, पर स्क्रीन पे जब तक वो इंसान बोले नहीं कि मैं आज इसे मार डालूंगा, तब तक आपको नहीं पता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो स्क्रीन पे फर्क क्या आ जाता है कि जब आप कहानी लिखते हो तो हर एक चीज सिर्फ एक विजुअल एंगल से लिखी जाती है, सिर्फ एक विजुअल एंगल से लिखी जाती है। मतलब जहां पे विजुअली ऑडियंस को समझ में आना चाहिए कि वो
ये सोच रहा है या ये हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल है कि एक अगर आप किताब में लिखोगे, एक पियोन है, वो वो जा रहा है, वो पानी लेके जा रहा है या चाय लेके जा रहा है अपने बॉस के लिए। बॉस को बहुत जल्दी हो रही है, मीटिंग चल रही है और बॉस को कहीं जाना है जल्दी में। बॉस जल्दी जल्दी में निकलता है केबिन से बाहर और पियोन वहीं खड़ा होता है और चाय उसके ऊपर गिर जाती है और बॉस उसके ऊपर खूब चिल्लाता है कि निकल जा यहाँ से, तूने मेरा शर्ट खराब कर दिया। और अब कहानी जब आप नॉवल में लिख रहे हो तो इसको आप लंबा करके लिख सकते हो। दूसरी दिक्कत स्क्रीन में ये होती है कि वो क्विकली लिखना होता है क्योंकि उसका एक लिमिटेड टाइम होता है और लिमिटेड टाइम की एक वजह होती है। नॉवल आप कितना भी लंबा लिख दो, 20 पन्ने ज्यादा जाएंगे। फिल्म में अगर 2 मिनट ज्यादा हो गए तो उसके पीछे लाखों रुपए का खर्चा हो जाएगा। तो फिल्म में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये जो पूरा सीन मैंने भी बताया, या पूरा सीन वैसे लिखोगे कि आप दिखा रहे हो तैयार हो रहा है, फिर वो जा रहा है, फिर उसको चिल्लाता है तू निकल रहा है। नहीं कर सकते आप, क्योंकि फिल्म में इस सीन की इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी है कि उसको निकाल दिया गया। बॉस गुस्से में था, उसको निकाल दिया। अब आप उसको लंबा चौड़ा लिखने जाओगे तो उसके पीछे सेट का खर्चा, एक्टर्स का खर्चा, ये वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो फिल्म में ये सीन कैसे लिखा जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, आप वो इंसान जा रहा है, दरवाजा खुलता है, उसके बाद गिर जाता है, सीन कट। अगले सीन में वो पियोन बेचारा अपना सामान इकट्ठा कर रहा है और उसका साथी पियोन उसको पूछता है क्या हुआ, निकाल दिया, सीन खत्म। मतलब इतनी सी देर में आपने बता दिया कि क्या होगा। जबकि आप यही नॉवल लिख रहे होगे तो आप लंबा चौड़ा। दूसरा, सेकंड वाले में जब आप कहानी लिख रहे हो तो उसमें आप उसकी मन की इच्छा भी बताओगे। अरे ऐसा कैसा बॉस है, वो अपने आप मन में सोच रहा था कि मुझे क्यों निकाल दिया। ये स्क्रीन में नहीं होगा। स्क्रीन में डायरेक्ट जो एक्शन हुए वो हो रहे हैं। तो ये एक तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्क्रीन इज प्योर विजुअल्स। सेकंड, जब आप कहानी लिख रहे होते हो तो आपको कैरेक्टर के इमोशंस लिखना जरूरी होता है कि वो उसने उसके आंखों में आंसू आ गए, वो बहुत रो रही थी, आज उसका बहुत बुरा दिन था। अब जब ये कहानी, ये चीजें आप जब स्क्रीन लिख रहे होते हो तब आप ये नहीं लिखते हो। क्यों? क्योंकि स्क्रीन का जो पार्ट होता है ये है एक्टर की एक्टिंग। कहानी, एक्टर की एक्टिंग भी आप ही लिखते हो। कहानी में जो पात्र है वो क्या कर रहा है उस मोमेंट पे, आप ही एक्टर हो, आप ही कहानीकार हो, आप ही पात्र हो। आप ही उस पात्र के अंदर घुस के लिख रहे हो कि वो पात्र उस समय क्या सोच रहा है। आप ही उस पात्र के अंदर घुस के उस समय ये सोच रहे हो कि ये पात्र अभी रो रहा है। आप ही उस पात्र के अंदर घुस के ये सोच रहे हो कि ये पात्र अभी ये कहानी पढ़ रहा है, ये कौन सा पन्ना पढ़ रहा है। स्क्रीन में ये सब आप नहीं लिखते हो। स्क्रीन में आप लिख देते हो कि वो किताब पढ़ रही थी और रो रही थी, बस खत्म कहानी। और स्क्रीन बहुत ब्लैंड राइटिंग होती है, काफी ब्लैंड। मतलब क्योंकि स्क्रीन की जो राइटिंग होती है ना, उसमें कोई लैंग्वेज नहीं देख रहा है बैठ के कि ऐसी हवा चल रही थी मानो सब कहीं फूल झड़ रहे हों, ये हो रहा हो। ये सब आप किताबों में लिखते हो कि पढ़ने वाला जो बैठ रहा होता है उसके लिए फीलिंग क्रिएट करवानी है आपको। स्क्रीन पे ये सारी फीलिंग क्रिएट होती है सिनेमैटोग्राफी से। तो स्क्रीन में जब आप लिख रहे होते हो आप काफी फैक्चुअल टाइप लिखते हो। वो बैठा किताब पढ़ रहा था और रो रहा था, बस, और उसका डायलॉग आ जाएगा। तो ये खाली एक वो है, क्यू है फॉर द डायरेक्टर एंड फॉर द एक्टर, दैट ओके, जो एक्टर है उसको पढ़ना है और उसको उस टाइम पे रोना है और जो भी सीन चल रहा है उस हिसाब से उसको इमोशन डिस्प्ले करना है। तो स्क्रीन काफी ब्लैंड है कंपेयर्ड टू बुक्स एंड ऑल, बट काफी टेक्निकल है क्योंकि वहां पे आपको ये कई चीजें सिर्फ विजुअली डिस्प्ले कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मन के अंदर की बातें विजुअली डिस्प्ले करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो एक पर्सपेक्टिव ही आपकी, मतलब लेंस ही चेंज हो जाता है आपका लिखने का। बुक्स लिखने में तो आप ही सब कुछ हो। आप उस दुनिया के पूरे ब्रह्मा आप हो। आपने उस शहर को इजाद किया। उस शहर की बिल्डिंगें कैसी दिखती हैं वो आपने इजाद किया। वो कैरेक्टर कैसे हैं वो आपने इजाद किया। वो कैरेक्टर कैसा दिखता है वो आपने इजाद किया। वो कैरेक्टर रोते टाइम कैसा दिख रहा है वो आपने इजाद किया। सब आपने इजाद किया है। स्क्रीन में एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। आपने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसके ऊपर अपना पर्सपेक्टिव से एक एक्टर एक्ट करेगा, एक डायरेक्टर शॉट का एंगल लेगा,
एक सेट डिज़ाइनर डिसाइड करेगा कि यार ये बिल्डिंग पिंक होनी चाहिए, वाइट होनी चाहिए, ये बिल्डिंग पुराने टाइम की होनी चाहिए, नए टाइम की होनी चाहिए, तो वहाँ पे राइटिंग काफ़ी प्लान्ड है बट काफ़ी टेक्निकल है। ओके, आई थिंक बहुत लंबा जवाब हो गया ना। हाँ, नहीं काफ़ी हेल्पफुल होगा जो भी, और अधिकतर लोग, सबका लक्ष्य यही होता है कि मुझे कभी ना कभी एक फिल्म की कहानी लिखनी है, तो उनके लिए एक लर्निंग बेसिकली एक चैप्टर है जो मुझे लगता है सबको सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या प्रोसेस है और किस तरीके से जब भी स्क्रिप्टिंग के लिए प्लान कर रहे हैं जो लोग भी, तो उनके लिए आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आपने टेक्निक की बात की कि किस तरीके से, या प्रोसेस की बात की, कहानियाँ कैसे गढ़ी जाती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कहानी में बहुत सारे इमोशंस होते हैं, वो कभी रोने का है, कभी हंसने का है, कभी कोई हॉरर सीन आपने बिल्ड करा हुआ है, कभी कुछ वियोग या फिर ब्रेकअप का सीन बिल्ड करा, तो बहुत सारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। उन इमोशंस को एक इंडिविजुअल लिख रहा होता है, एक किताब एक सिंगल इंसान लिखता है। किस तरीके का माइंड सेटअप रहता है, क्योंकि इसने सारे इमोशंस एक इंसान के अंदर से निकलना, हर बार उसका है तो माइंड सेटअप चेंज होगा, उसका थॉट प्रोसेस चेंज होगा, वो अलग अलग तरीके से सोचेगा। ये प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से वो स्विच करता है जो अलग अलग इमोशंस उसको बुक के अंदर डालने हैं या फिर ऑन स्टेज डालने हैं या फिर फिल्मों में डालने हैं, किस तरीके से बिल्ड होता है वो, क्या थॉट प्रोसेस होता है, क्या माइंड सेटअप होता है जब कहानी इस तरीके से बिल्ड कर रहे होते हैं। ये जो इमोशंस वाला पार्ट है, इसमें मैं अलग अलग दौर से गुजरा हूँ इन टर्म्स ऑफ कैसे लिखा जाए। जैसे पहले जो मेरा तरीका था वो ये था, लिख दिया, फिर उसको रीराइट किया, फिर उसको रीराइट किया, फिर उसको रीराइट किया, जब तक मुझे फील नहीं हो रहा कि हाँ ये इमोशन सही में बाहर आ रहा है। जैसे कई बार लाइक राइट, अब मैं एक सैड सीन लिख रहा हूँ अपने नॉवल में, पर मैं उस दिन बड़े खुश मूड में हूँ और लिखना मुझे सैड सीन है, तो वो लिख दूंगा। लिखना तो बहुत ज़रूरी है, वो तो मैंडेटरी है, नहीं लिखने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लिखना है, चाहे बुरा लिखो, चाहे ऐसा लिखो कि आपको नफरत आ जाए उसके ऊपर अगले बार, वो और वो हिस्सा है राइटर की जर्नी का, कि आपको अपने काम से कभी मतलब वो होता है ये क्या लिख दिया यार, और ये बहुत बड़ा पार्ट है राइटर जर्नी का। पर फिर आप उसको वापस से एक बार देखोगे, नहीं इसमें मज़ा नहीं आ रहा, नहीं इसमें मज़ा नहीं आ रहा, नहीं इसमें मज़ा नहीं आ रहा। दूसरा जो तरीका है जो मैं अब धीरे धीरे फॉलो करने लगा हूँ, और वो तरीका नहीं है, सच बताऊँ तो तरीके से ज़्यादा वो थॉट प्रोसेस है। मैं अब कुछ हद तक क्रिएटिविटी को प्रार्थना कह लो, इबादत कह लो, उस एंगल से देखना धीरे धीरे चालू कर रहा हूँ। जैसे सुबह में, मतलब मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, मेरा बस काम है, मैं आ जाऊँगा, मेरा काम डेस्क पे बैठूँगा, लिखूँगा। भाई जो भी क्रिएटिविटी के भगवान हैं वो देख लेना कि सब ठीक ठाक हो जाए। तो मैं बताता हूँ इसमें धीरे धीरे क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है, कि अब मेरा एक फिक्स टाइम है लिखने का, तो इसमें रिचुअल्स बहुत हेल्प करते हैं। मैं प्रार्थना इबादत इसलिए बोला क्योंकि जब हम प्रार्थना इबादत करते हैं हम रिचुअल्स फॉलो करते हैं। आप मंदिर जाओगे, एक रिचुअल होगा प्रॉपर, आप मंदिर जाओगे, एक तरीके के कपड़े पहनोगे, आप चप्पल उतारोगे, आप यूं करोगे, आप सर पे रुमाल रखोगे, आप अंदर जाओगे, मतलब सीधा डायरेक्ट जाके आके प्रेयर नहीं करोगे, आप एक पूरा रिचुअल फॉलो करोगे। फाइनली आप भगवान के सामने जाके आप हाथ जोड़ के प्रेयर करोगे या नमाज पढ़ोगे, जो भी है। यहाँ पे तो मैं उठूँगा, मैं चाय पीऊँगा, मैं अपने दिन सुबह के 2 बिस्किट फिक्स हैं, वो 2 बिस्किट खाऊँगा चाय के साथ, और जब तक कोई नहीं उठा होता घर में मैं उस टाइम पे उठ जाता हूँ। अपनी डेस्क पे बैठूँगा, डेस्क साफ़ करूँगा, और वहाँ पे जो एक 2-3 चीज़ें रखी हुई हैं वो हटा के साफ करके वापस वो चीज़ें वहीं की वहीं रखूँगा। तो एक तरीके से एक रिचुअल फॉलो करने लगा हूँ। तो होता क्या है कि सबकॉन्शियसली जब आप वो रिचुअल फॉलो करते हो, आप उस मोड में आ जाते हो कि आपका माइंड अब सेट हो चुका है कि अब ये मेरा राइटिंग है। तो उस टाइम पे आपके जो कल के थॉट्स, आज के थॉट्स, वो सब गायब हो जाते हैं। उस टाइम पे आप खाली ये समझ लो कि आप अकेले ही हो दुनिया में, तो आप ब्लैंक स्लेट की तरह लिखना चालू करते हो, तो इमोशंस डिस्प्ले करना बहुत ईजी हो जाता है उस टाइम पे मेरे लिए। तो मुझे दिक्कत नहीं आती है अब के यार मैं कल तो खुश था तो आज सैड सीन कैसे लिखूं, क्योंकि द मोमेंट मैंने अब वो रिचुअल्स फॉलो किए, मेरा माइंड एक तरीके से रीसेट होता है ना। तो ये मेरे लिए बहुत हेल्प करता है। एक तो सुबह सुबह लिखना, क्योंकि दिन की अभी कोई दिक्कत ने या कोई खुशी ने या किसी दिक्कत ने मेरे को अभी छुआ नहीं है, सुबह है।
रिचुअल्स फॉलो करते ही माइंड एकदम से रीसेट हो जाता है कि हाँ अभी ये मेरा टाइम है, तो दिक्कत नहीं आती है। तो क्लीन स्लेट। अच्छा, चूँकि अभी हाल फिलहाल में भी पास्ट 10 ईयर्स की बात करें मे भी पिछले 20 सालों की बात करें, तो कुछ कहानीकार जो आपको पसंद आए आप उनके बारे में बताइएगा। साथ में से हम कुछ कहानीकारों को या फिर जो स्टोरी टेलर्स हैं, जय प्रकाश दुबे, नीलेश मिश्रा, जिनके थ्रू मुझे लगता है नीलेश मिश्रा का आई थिंक वहाँ से वगैरह स्टार्ट हुआ है जहाँ से स्टोरी टेलिंग की जो एक डिफ़ाइन हुई है, मतलब मे बी रीडिफाइन हुई है उसको बोलेंगे, क्योंकि एक गैप था कि पोइट्री बहुत लिखी जा रही थी, कहानियाँ बहुत स्टेज से आ रही थी, बहुत सारा ऑन स्टेज पोइट्री किया जा रहा था, लेकिन स्टोरी टेलिंग वाला कहीं ना कहीं गैप था, वो रेडियोज के थ्रू आना शुरू हुआ। फिर बहुत लोगों ने इस पाथ को फॉलो किया और कहानियाँ बननी शुरू हो गई। आप किन कहानीकारों को फॉलो करते हैं, आप किन को पढ़ते हैं, किन कहानीकारों से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है? सीखने को तो सच बताऊं सभी से मिलता है। मतलब ये तो कौन से कहानीकारों से मैं सीखता हूँ कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मैं बहुत कहानियाँ पढ़ता हूँ और हर कहानी पढ़ते टाइम कुछ सीखने को मिलता है। और ये जेन्युइनली मैं इसीलिए अगर आपने नोटिस किया होगा, जब मैंने कहा था कि मेरे 3 स्टेप्स हैं राइट स्टोरी टेलर या राइटर बनने के, सबसे पहले कि खूब सारी कहानियाँ पढ़िए। वो खूब सारी कहानियाँ लिखिए से पहले का स्टेप था खूब सारी कहानियाँ पढ़िए, क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो कई चीज़ें आप नोटिस करते हो, और जब आप बहुत रेगुलरली पढ़ते हो तो कई चीज़ें आपके मन में घर कर जाती हैं। क्योंकि जो बड़ी अच्छी अगर आप किताबें पढ़ोगे तो उनके पीछे, राइटिंग के पीछे एक टेक्निक है, स्टोरी टेलिंग के पीछे एक टेक्निक है जिससे आप ऑडियंस का ग्रिप बांध के रखते हो कि वो आपके साथ पलटता रहता है पन्ने के आगे क्या होगा, उसके पीछे एक टेक्निक है। अब वो अगर आप अच्छी किताबें पढ़ते हो तो वो टेक्निक्स उन किताबों में होती हैं, और वो आप नोटिस करते हो और वो आप सीखते हो पढ़ के। तो मैं जो किताब पढ़ रहा होता हूँ उससे मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ, और ये कोई बुकिश आंसर नहीं है। मतलब मैं लिटरली जो किताब पढ़ रहा होता हूँ, मुझे कोई पूछेगा ना कि इस किताब से आपने क्या सीखा, मैं बता दूंगा कि मेरे को ये सीन बड़ा अच्छा लगा। और दूसरी चीज़ जो सीखने की बात है, किताबें पढ़ते टाइम ये अगर कोई राइटर बनना चाहता है और वो सुनेगा तो उनके लिए काफ़ी हेल्प करेगा कि जब मैं किताब पढ़ रहा होता हूँ कोई एक मोमेंट आता है जब आप अपने अंदर एक इमोशनल चेंज नोटिस करते हो। यहाँ तो आपको मुस्कान आ जाती है, या फिर आपको ये लगता है यार ये क्या हो गया यार, अच्छा। जैसे ही ऐसा कोई इमोशनल चेंज आए, आप एक बार वो लाइन को या तो मार्क कर दीजिए या उसी टाइम पढ़िए या वापस से आके पढ़िए, वहाँ पे कोई ना कोई टेक्निक हिडन होगी कि जिसने आपके इमोशन को एलिवेट किया। ऐसे ओए ये क्या हो गया, तो आप नोटिस करोगे कि ओ अच्छा। जैसे एक टेक्निक जो मैंने फिल्मों से सीखी, हाँ मैं सिर्फ किताबों की बात नहीं करूँगा, फिल्मों में ये टेक्निक बहुत यूज़ होती है कि कोई भी सीन पूरा कई बार नहीं किया जाता। जैसे आप दिखाएंगे और वो सीन को चलाते रहेंगे और वो सीन आधे में कट हो जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए मैं आपके ऊपर गुस्सा हुआ और मैंने हाथ उठाया और सीन कट हो जाएगा, दूसरा कोई सीन आ जाएगा। जैसे हम दोनों ऑफिस में बैठे हैं, हमारे बीच में झगड़ा हो गया, सबसे पहले तो यही कहानी कि हमारी नॉर्मल सी बात चल रही, कुछ अजीब सा हो जाए, आपको ऐसा बोल दो कि मुझे गुस्सा आ जाए, ऑडियंस ये क्या हो गया, वही जो मैंने कहा था ना, अरे ये क्या हो गया, तो वो पढ़ेंगे आगे कि झगड़े का क्या हुआ, और झगड़े को आपने बीच में रोक दिया और सीन कट कर दिया। फिर ऑफिस का सीन चल रहा है, कहीं और का सीन चल रहा है, अब वो ऑडियंस वेट कर रही है कि पिछले सीन का क्या हुआ। तो ये आप नॉवल में भी यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ें जब आप मूवीज़ देखते हो तो मैं ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि किन को फॉलो करता हूँ या किन से सीखता हूँ, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ सीखने को हर पिक्चर में, हर किताब में मिल जाता है। फिलहाल मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, बिग मैजिक। मतलब तो अभी अगर आपने पूछा ही है तो मैं नाम ले लेता हूँ। एलिजाबेथ गिलबर्ट एक राइटर हैं उनकी, और ये कहानी ही क्रिएटिविटी के ऊपर है, मतलब कहानी नहीं है, नॉन फिक्शन बुक है। फिलहाल मैं वो पढ़ रहा हूँ, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। हाँ, जो मुझे पसंद हैं वो मैं नाम जरूर ले सकता हूँ कि हाँ ये मुझे इनकी कहानियाँ बड़ी पसंद हैं। नॉवेल्स में हिंदी में मुझे धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत डीप ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर किताब है। इंग्लिश में फ्रेडरिक बैकमैन है, खालिद हुसैनी है। मूवीज़ में राजकुमार हिरानी की कहानियाँ मुझे बहुत पसंद लगती हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। मतलब चाहे लॉजिक नहीं भी हो पर वो इमोशंस इतने स्ट्रांग होते हैं। आप 3 इडियट्स देखो,
वो एक सक्शन से डिलीवरी हो रही है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो बहुत अनहाइजीनिक कंडीशन है। पर वो इमोशंस इतने बिल्ड कर देते हैं कि आप लॉजिक वॉजिक क्या भाड़ में, मेरे को जानना है आगे क्या होगा। तो वो जो इमोशनल स्ट्रेंथ है, स्टेज में मुझे जाकिर खान बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, ये मुझे अच्छे लगते हैं, सीखता तो एंडलेस है। वो जो किताब पढ़ता हूँ उससे सीखता हूँ, जो मूवी देखता हूँ उससे सीखता हूँ, और वो अपने आप मतलब ऐसा कुछ हो जाता है। अच्छा, डिस्कशन से ओवरऑल मतलब जैसे हमने सबकी बात की, अभी एक पार्ट है जो स्टोरी टेलिंग एक तरफ कुछ लोग हैं कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरी लेयर भी जहाँ पे लोग सुन रहे हैं, है ना। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इन जो स्टोरी टेलिंग जो 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 लोग भी सुन रहे हैं, जो लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं उस कंटेंट को, है ना, वो किस तरीके के लोग हैं, उनको किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके की कहानियाँ आपको लगता है उनको पसंद है? एक चीज़ ये, दूसरा प्रश्न मेरा इसी में कि दो तरीके की कहानियाँ मुझे लगता है कि वो गढ़नी बहुत टफ होती हैं। एक तो छोटे बच्चों के लिए जब कहानियाँ गढ़ी जाती हैं वो, और एक फ़नी कहानियाँ जब एक गढ़ी जाती हैं कि उनको मे बी चुटकुलों के फॉर्म में छोटे पार्ट से बनकर बड़ी कहानियाँ बनती हैं। तो इन कहानियों को गढ़ना का जो प्रोसेस है उसको आपने किस तरीके से देखा या किस तरीके से करते हैं, अगर वो आप साझा कर पाएँ तो। फर्स्ट पार्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ऑडियंस को किस तरीके की चीज़ें पसंद हैं। सच बताऊं तो अब मैंने उस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर दिया है कि ऑडियंस को क्या पसंद है। खाली ये दो चीज़ें जो मैंने बताया था वो तो मैं ध्यान रखता हूँ एटलीस्ट कि क्या होने वाला है और अरे ये क्या हो गया ये बट किस तरह की कहानियाँ, ये मैं ऑडियंस को क्या पसंद आएगा ये सोचना थोड़ा कम कर दिया है। उसका वजह ये है कि जब आप वो सोच के लिखते हो तो आप कहानी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। यार ये सीन नहीं, यार ये ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा, बट हम लिख तो उन्हीं के लिए रहे हैं ना, उन्हीं हाँ मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर, मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। तो जब मैं लिख रहा होता हूँ, मेरा अब ये मानना है कहानियाँ लिखना, या अगर आप कोई भी आर्टिस्ट हो, सिर्फ कहानियाँ लिखते नहीं हो, आप कोई भी आर्टिस्ट हो, आप पेंटर हो, आप कवि हो, आप बेसिकली एक क्रिएटिव इंसान हो जो क्रिएट कर रहा है, सबसे पहले आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हो। ये फील्ड का मजा ही ये है कि काम करने में बड़ा मजा आता है। मतलब जैसे मैंने कहा कि मैं एक कैरेक्टर के साथ ट्रैक पे चला जाता हूं, उसका मजा ये है कि अब मैं सिर्फ कहानीकार नहीं हूं, मैं कहानी सुन भी रहा हूं उस टाइम पे। और वही इस चीज का मजा है कि आपको नहीं पता है, नई नई चीजें एक्सप्लोर कर रहे हो। तो सबसे पहले तो आप खुद के लिए लिखते हो, क्योंकि तब आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हो। जब आप खुद के लिए लिख रहे होते हो और अपने मजे के लिए लिख रहे होते हो, तो अगर आप अपने मजे के लिए लिख रहे हो, सबसे पहला तो वो कि क्या आपने सच्चाई के साथ लिखा, क्या आपको मजा आया लिखने में। अब जहां तक ऑडियंस की बात है, दुनिया में ऐसी कौन सी कहानी है जो नहीं चल रही है? ज्यादा कम एक अलग बात हो सकती है, जवान पठान टाइप। हाँ, आर्ट मूवीज कम चलती हैं, कोई नहीं देखता है ऐसा नहीं है। आप रील्स देखते हो आज की डेट में, कोई डांस कर रहा है उसके ऊपर, दुनिया उसके ऊपर देख रही है। आप बहुत क्रिएटिवली स्ट्रॉन्ग मतलब आर्ट मूवीज टाइप बनाते हो, उसकी भी एक ऑडियंस है। आप कमर्शियल मूवीज बनाते हो, उसकी भी एक ऑडियंस है। तो ऑडियंसेस को क्या पसंद नहीं आएगा ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि अरे इसको तो कोई भी नहीं देखेगा। तो अगर वो जानना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अब इतने बड़े बड़े फिल्म मेकर्स जिन्होंने बड़ी बड़ी, मेरा नाम जोकर एक फिल्म बनी हुई जो महाफ्लॉप हो गई, महाफ्लॉप। और बनाई किसने? उस इंसान ने जो स्टोरी टेलर दिग्गज स्टोरी टेलर माना जाता है, राज कपूर। फ्लॉप हो गई। अब क्या उसे पता नहीं था? तो वही कह रहा हूं कि ऐसा कोई टेक्निक नहीं है ये पता करने का कि ऑडियंस को पसंद आएगा या नहीं आएगा। आप खाली एक चीज की तरफ सच्चे हो सकते हो, वो ये कि मैंने ये कहानी सच्चाई से लिखी है, मुझे ये कहानी कहनी है। ये जो क्या पसंद आएगा क्या नहीं पसंद आएगा, ये एट द बैक ऑफ द माइंड अगर आप रख के लिख रहे हो तो आप कहानी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। और
ये अच्छा, ये आप एक इंसान को बोलो कि यार तू है ना, तू यहाँ से स्ट्रेट ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, वो काफ़ी रोबोटिक लगेगा। तो आप जितना कंट्रोल करने की कोशिश करोगे कहानी को, तो उसमें ये कहीं ना कहीं एक वो फीलिंग आने लग जाती है कि यार ये थोड़ा वैसी प्लास्टिक टाइप लग रहा है। तो मैं एटलीस्ट ये फॉलो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई नहीं करना ही नहीं चाहिए, मेरा पर्सपेक्टिव है दैट अब मैं उसके बारे में कम सोचता हूँ। अब मैं पहले तो कहानी लिखता हूँ खुद के लिए, फिर उसके बाद ये दो चीज़ें उसके अंदर डालने की कोशिश करता हूँ कि यार अब क्या होगा, थोड़ा सस्पेंस, थोड़ा ड्रामा, ताकि वो ऑडियंस को पसंद आए। पर हाँ, ये टॉपिक पे मैं लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, ये टॉपिक को मैं टच नहीं करूंगा, वो मैं डिसीजन अपने पास रखता हूँ। मुझे अगर पसंद है वो टॉपिक तो मैं लिख दूंगा, डाल दूंगा दुनिया में, शायद ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे या नहीं डालूंगा, शायद ये भी हो सकता है दैट मैं पर लिखूंगा ज़रूर। कुछ मेरी कहानियां जो मैंने पब्लिश नहीं की हैं, कुछ इतनी डार्क कहानियां हैं जो मैं अगर पब्लिश करूंगा तो गालियां पड़ेगी, पर इसका मतलब ये नहीं मैं लिखूंगा नहीं, लिखी है मैंने। कहानी लिखना तो मैं ये मानता हूँ कहानी खुद के लिए लिखनी चाहिए, और बाद में उसको दुनिया में भेजना है या नहीं भेजना है उस टाइम पे सोचना चाहिए कि यार चलेगा कि नहीं चलेगा। तो दूसरा पार्ट इसमें था कि दो 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 विधाएं, दो लोगों के लिए कहानियां। मुझे लगता है कि एक तो विधा है कि जो मतलब फनी या फिर उस तरीके की कहानियां लिखना टफ है, या फिर उसमें वो एक जनरा डालना, वो एक ऐसा टेस्ट डालना उसके अंदर कि वो फनी स्टोरी बने। दूसरा है बच्चों के लिए कहानियाँ लिखना, जो छोटे बच्चे होते हैं, चूँकि वो उनका एज जो ग्रुप है उस टाइम पे उन तक, चूँकि वो लर्निंग है, वो उनके लिए वो एक लर्निंग का काम करती है कोई भी कहानी उस एज ग्रुप में, है ना। तो उस एज फैक्टर को फोकस करते हुए, या और कौन से फैक्टर्स हों कि उनको हम फोकस करते हैं जब बच्चों के लिए कहानी लिखते हैं, ताकि वो इंटरेस्ट लेके कहानियाँ पढ़ें भी और उनको कुछ ना कुछ लर्निंग मिले उन कहानियों के जरिए। ये मैं अपने आप को क्वालिफाइड नहीं समझूंगा इस सवाल का जवाब देने के लिए, क्योंकि मैं जो नॉर्मली कहानियाँ लिखता हूँ वो बच्चों के लिए नहीं होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि काफ़ी सीरियस डार्क होती हैं, ऐसा नहीं है, कुछ होती हैं डार्क, बट बच्चों की कहानियाँ नहीं होती हैं। और मैं कॉमेडी एज सच पर से, हाँ लाइट मोमेंट्स होते हैं कहानियों में, पर हंसाने वाली कहानियाँ वो मतलब वो मेरा वो नहीं है। मतलब मैं अभी तक उस डायरेक्शन में नहीं बढ़ा हूँ। मैं भी जनरली जैसे मैंने बताया, मैं ज़्यादा अट्रैक्ट होता हूँ ग्रे कैरेक्टर्स की तरफ, जहाँ पे कुछ हो रहा है और कैरेक्टर सारे अनप्रिडिक्टेबल हैं। आपका हीरो भी कल को नेगेटिव हो सकता है, आपका जो विलेन है वो कल को अच्छा इंसान निकल सकता है। तो वैसी थोड़ी कॉम्प्लेक्स ह्यूमन ड्रामा टाइप की कहानियाँ मैं पढ़ना पसंद करता हूँ और लिखना भी पसंद करता हूँ। तो आई थिंक इसका कई कई हद तक उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आप कैसी कहानियाँ। इसीलिए मैंने कहा कि कहानियाँ सबसे पहले खुद के लिए लिखी जाती हैं, क्योंकि मैं जैसी कहानियाँ पढ़ना पसंद करता हूँ मैं वैसी कहानियाँ लिखता हूँ। अब बच्चों की कहानियाँ मैं पढ़ता नहीं हूँ, कॉमेडी कहानियाँ मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, तो इसीलिए वो कहानी लिख नहीं पाता हूँ। तो वो चीज़ मुझे भी नहीं पता है कि कैसे लिखी जाती है, बल्कि वो बहुत अच्छा स्किल है। लाइक हंसाना मुझे लगता है कि बहुत डिफिकल्ट स्किल है, मतलब बहुत ज़्यादा। इसीलिए जाकिर खान मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि वो कहानी भी सुनाते हैं, हंसाते भी हैं, रुलाते भी हैं, और वो जोक्स नहीं होते हैं, वो कहानी होती है। तो होगा कभी वो दिन भी आएगा, बट अभी फिलहाल नहीं। और हमें इंतज़ार रहेगा कि उस तरीके की कहानियाँ आपके जरिए लोगों तक पहुँचें। आखिरी में कुछ भी जो नए लेखक बनने की प्रक्रिया में हैं या लेखक बनना चाहते हैं उनके लिए कुछ कहना चाहें, साथ में कविशाला को आप किस तरीके से देखते हैं, कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ। आप कविशाला में बात करें, ज़रूरी नहीं कि अच्छाइयाँ ही बात करें, बहुत सारे आपने चीज़ें देखी होंगी, मे भी अभी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो वो प्लस लास्ट में किन दो लोगों को आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए सुनना पसंद करेंगे आगे, जो जिनको रिकमेंड करेंगे आप? बहुत सारे सवाल हो गए तो जो लोग कहानियाँ लिखना चाहते हैं उनके लिए तो जैसे मैंने पहले कहा कि खूब सारी कहानियाँ पढ़ें, खूब सारी कहानियाँ लिखें, अच्छी बुरी फ़र्क नहीं पड़ता है, लिखते रहें और रेगुलरली अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते रहें। और उससे भी पहले आप एक बार ये जानने की कोशिश करें कि आप लिख क्यों रहे हैं,
क्योंकि ये बहुत लोनली प्रोसेस है, कहानियाँ लिखना बहुत लोनली प्रोसेस है। क्योंकि जब आप कहानियाँ लिख रहे होते हो आप अकेले होते हो, कोई नहीं है, मतलब यहाँ तक कि कहानी सुनने वाला भी कोई नहीं है, आप ही कहानी लिख रहे हो और आप ही कहानी, सबसे पहले कहानी पढ़ने वाले भी आप ही होते हो, तो कोई नहीं है आपके आसपास। राइट। तो ऐसे में अगर आपकी वजह लिखने की सही नहीं है तो दिक्कतें आएंगी। क्यों? क्योंकि मैं अब कहानियां लिखता हूं क्योंकि मुझे मजा आता है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं जो आज कहानी लिख रहा हूं वो चाहे 2 महीने लग जाएं, वो लोगों को पसंद आए ना। जो ये दिव्य कहते हैं काफी रेगुलरली कि कहानी लिखने का सबसे बड़ा मजा आप कहानी लिखते टाइम ले लेते हो, क्योंकि वही तो मजेदार प्रोसेस है। जब आप जर्नी पे जा रहे हो कैरेक्टर्स के साथ, आप अपने आप को सरप्राइज कर रहे हो रोज। तो अगर आपकी वजह कुछ वैसी हुई कि यार मुझे तो फेमस बनना है, तो ये जर्नी डिफिकल्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप लिखते जा रहे हो हर रोज और आप एक टूरिस्ट गाइड के साथ ट्रैक पे निकले हो, जो आपका कैरेक्टर है, पर कोई एंड ही नहीं नजर आ रहा, पता नहीं कहीं का कहीं ले जा रहा है आपको, और क्योंकि अब आपको जल्दी है कि आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, क्योंकि आपको फेमस होना है, अब आप परेशान होते रहोगे कि यार ये कब तक घुमाता रहेगा यार, तो दुखी बहुत जल्दी हो जाओगे आप, बहुत जल्दी। तो इस प्रोसेस को एंजॉय करना, एक पुराना थॉट प्रोसेस था जहां पे ये कहा जाता था कि यार आर्टिस्ट जिसका दिल टूट जाता है वही आर्टिस्ट बन जाता है। मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ उस चीज में। मुझे लगता है कि यार ये बहुत खूबसूरत जर्नी है लिखना, तो उसे जितना एंजॉय किया जाए उतना अच्छा है। और एंजॉय करने का सबसे बड़ा वो ये कि आप पहले क्यों लिखना चाह रहे हो, तो माइंड को क्लियर कर रहे हो कि मैं इसीलिए लिख रहा हूँ कि मुझे मजा आता है लिखने में, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर चाहे आप, क्योंकि इसमें सक्सेस बहुत स्लो मिलती है, मिल जाती है पर वक्त लगता है, तो इसीलिए वो एंजॉय करना ज़रूरी है। तो ये एक लिखिए, पढ़िए, बहुत सारे वर्कशॉप अटेंड करिए, ये मैं कहूँगा उन लोगों के लिए जो कहानियाँ लिखना चाहते हैं, ये एडवाइस रहेगा। अब आते हैं आपके अगले सवाल पे जो मैं भूल गया। दूसरा सवाल है कि सवाल नहीं, आपके थॉट्स चाहिए उसमें, सवाल नहीं है वो, कि कविशाला को आप किस तरीके से देखते हैं, कहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कहाँ पे चीज़ें ठीक है। इम्प्रूवमेंट तो देखिए सच बताऊं, और मैं दिल से कहूँगा, इसीलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ। इम्प्रूवमेंट तो क्या है, मतलब इम्प्रूवमेंट तो हर लेवल पे कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा। तो मेरे हिसाब से तो जितना मेरा आपके साथ इंटरेक्शन रहा है, आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो, वही बहुत बड़ी चीज़ है। और मुझे लगता है आपको मज़ा भी आ रहा है वो। तो ये आज हमारा थीम है, जो आप कर रहे हो उसमें मज़ा आना चाहिए। तो अगर आपको मज़ा आ रहा है तो सब ठीक है। जो अच्छी चीज़ें जो मुझे लगी वो ये हैं कि जैसे आप कविशाला से, कवियों से लेकर आप धीरे धीरे कहानियों तक पहुंच रहे हो। आप लोगों के सामने फिल्म मेकर्स को रख रहे हो, आप लोगों के सामने पोएट्स को रख रहे हो, आप लोगों के सामने कहानी नॉवेल्स लिखने वालों को रख रहे हो, आप लोगों के सामने स्टेज पे कहानियाँ सुनाने वालों को रख रहे हो। तो अब मेरा आपसे ये सवाल है कि ये कविशाला कब तक रहेगा, या इसका नाम बदलेगा कभी आगे जाके? क्योंकि ये सिर्फ कविताओं तक सीमित नहीं रहा है, ये कहानीकारों तक जा चुका है। कुछ सवाल कुछ है उसके ऊपर, कोई ख्याल? हाँ, सो कविशाला का तुम्हारा टैगलाइन है वो है वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर लिटरेरी माइंड्स। लिटरेचर का नाम हमेशा कविशाला ही रहेगा। कविता किसी भी फॉर्म का जो स्टोरी टेलिंग, मुझे लगता है बेस्टेस्ट फॉर्म होता है पोइट्री। रामायण को भी लिखा गया वो पोइटिक फॉर्म में लिखा गया, है ना। अपने वो दोनों वाल्मीकि रामायण थी, या फिर गीता भी है, वो भी पोइटिक फॉर्म में है पूरा। सो पोइट्री मुझे लगता है ना कि बेस्टेस्ट फॉर्म है किसी भी सीन को ना लोगों तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंचाने के लिए। तो वो एक तो रीज़न है कि हमेशा कविशाला ही रहेगा। वो कविताएं उससे आगे पहुंचेंगी, कहानियां आगे पहुंचेंगी, किताबें आगे पहुंचेंगी, फिल्म मेकर्स की कहानियां हैं, फिल्म के पीछे के जो लोग कहानी है, जितना भी लिटरेचर का पार्ट है एग्जिस्टिंग, उस सारी प्रयास करेंगे कि सारे लोग कनेक्ट हो, लिखने से लेके, पढ़ने से लेके, वो कैसे पैसा अर्न कर सकते हैं, एंड गोल कि वही भाई हर बंदा ना, हर लिटरेरी बंदा अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, कुछ ना कुछ मेंटल स्पेस इन्वेस्ट करता है। तो वो जब वो टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, अपना मेंटल स्पेस इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका अर्न करे उससे। सेम है, मजदूर 4 घंटे काम करता है, कुछ ना कुछ कमा के जाता है उससे वो।
तो हमारा पर्पज़ यही है कि हम उसको कुछ ना कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड कर पाएँ कि वो पैसा कमा सके। नाम चेंज नहीं होगा, कविशाला ही रहेगा, और अंडर वन अम्ब्रेला वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर लिटरेरी माइंड्स की एंड टू एंड हम चीज़ें एक प्लेटफॉर्म के अंदर डाल सकें। तो जवाब यही है कि नाम चेंज नहीं होगा। नहीं, तो ये जैसे आपने कहा कि पूरा जर्नी कोई भी आर्ट फॉर्म हो, कैसे उसके थ्रू लिखा जाए, कैसे उसके थ्रू कमाया जाए, तो यही इटसेल्फ एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये जो अप्रोच है कि ये सिर्फ कला प्रदर्शित करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ पे गाइड भी किया जाएगा। तो हाँ, यहाँ से मैं एक क्या चीज़ें ठीक नहीं है ये नहीं बोलूँगा, जो चीज़ें ऐड हो सकती हैं। जैसे आपने कहा कला, अभी तक कविशाला उस स्टेज पे पहुंचा हुआ है कि कलाकारों को प्रदर्शित करता है। अब जिसको कला सीखने की बुक है, ये जैसे पॉडकास्ट से कुछ इनपुट्स मिलेंगे, तो जैसे हम बात करते सीखना चाहिए लोगों को, तो वर्कशॉप्स, ये वो चीज़ें, आई थिंक मुझे लगता है कि वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन है फॉर पीपल जो इच्छुक हैं इस जर्नी के बारे में सीरियसली। कविताएं कैसी लिखी जाएं, कहानियाँ कैसे लिखी जाएं, फिल्में कैसे बनाई जाएं, वैसे वर्कशॉप्स आई एम श्योर बहुत लोग जो आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं वो चाहते होंगे कि कोई हो जो वो एक चीज़ में कविशाला घुस सकता है। आइडिया है ये, कुछ वैसा नहीं कि ठीक नहीं है, इट्स एन आइडिया। बिल्कुल प्रयास करेंगे और इस तरीके की चीज़ें ऐड ऑन करें। हाँ, जैसे ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आज। आखिरी में किन दो लोगों को किन दो लोगों की आवाज़ इस प्लेटफॉर्म के जरिए आगे बढ़नी चाहिए जिनको आप सुनना पसंद करेंगे? राजू हिरानी और जाकिर खान, ये दो मेरे फेवरेट हैं, बिल्कुल इनको सुनना चाहूँगा। बिल्कुल, आवाज़ पहुँच रही है उन तक तो जरूर आए, और हम प्रयास करेंगे कि जाकिर खान। राजू हिरानी के बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज हुए नहीं हैं, जबकि वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मेकर्स हैं। मतलब उनके ऐसी कहानियाँ, तो मतलब मैं तो चाहता हूँ कि उनके कुछ, वो कैसा सोचते हैं, कैसे कहानियाँ बनाते हैं, क्योंकि सिर्फ डायरेक्टर नहीं है, वो कहानियाँ लिखते भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर ऑल्सो। तो एज अ राइटर मेरी बड़ी इच्छा है कि उनके दिमाग को कुरेद के देखा जाए कि कैसे लिखते हैं। बिल्कुल प्रयास करेंगे कि आएँ, और ये आवाज़ अगर पहुँचे उन तक किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए तो कनेक्ट करने का प्रयास आपसे कर रहे हैं, कंटिन्यूसली नहीं कर पा रहे हैं, बट आप रिप्लाई करें और आप आएँ इस प्लेटफॉर्म पे। आपकी आवाज़ बहुत लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी जो लर्निंग्स हैं अभी तक की वो लोगों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है, और उनसे कुछ ना कुछ लोग ज़रूर सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, एक अच्छी बातचीत हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच सर।